डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चबोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स को, कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान को। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग समझना स्टार्ट कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस को, यानी कि विमीय विश्लेषण को। और अपनी पिछली क्लास में हम लोग ये समझ चुके थे कि डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण हमारे किस किस काम आता है। इस पर आधारित आपके एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं, अंकित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप रेडी रहिए। आपको जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उनको आप नोट डाउन कीजिए, और इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपके करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उनके बेसिस पर आप सीखने की कोशिश कीजिए कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मुझे क्या करना है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप सबके साथ फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, आपके हाथ एक नोटबुक और एक पेन होगा, और आप यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करते होंगे। साथ ही साथ घर से आप उन चीज़ों को रिवाइज भी करते होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप अपना ध्यान अपनी रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर बना कर रखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, और इसमें विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे ये भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, उदाहरण 2.17, एग्जाम्पल 2.17। ठीक है, उदाहरण में क्या बात की जा रही है पढ़ लेते हैं इसे। एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई l, गोलक का द्रव्यमान स्मॉल m और गुरुत्व त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को समझने में हम लोग थोड़ा समय लेते हैं। दोलन सरल लोलक की अगर बात करें तो इस प्रकार की उसकी व्यवस्था होती है। एक ठोस आधार से हम लोग एक रस्सी को लटकाते हैं और उस रस्सी पर एक धातु का टुकड़ा बांधते हैं। ठीक है, और उसके इसको हम सरल लोलक बोलते हैं। बेसिकली यही सरल लोलक है, इस व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं। तो इस सरल लोलक को जब मैं इस बिंदु तक ले जाऊंगा तो फिर ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, दोलन करने लगेगा, उसे हम कहते हैं दोलन। तो एक दोलन पूरा करने में कितना टाइम लगा उसको हम उसका दोलन काल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा दोलन दोलन का कॉन्सेप्ट। अभी हमारा काम वो समझना नहीं है, अभी हमारा काम है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। हमें ये बताया जा रहा है कि इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इस दोलन काल के लिए सूत्र, माना हम मानते हैं कि दोलन काल है, माना लोलक का दोलन काल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या कहा है, प्रश्नानुसार ये कैपिटल T जो है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैपिटल T निर्भर करता है किस किस पर, लोलक की लंबाई, ठीक है, उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण g पर। ये क्वेश्चन में बात लिखी हुई है। ठीक, ये यहाँ पर लिखी हुई थी, मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ था आपके लिए। ठीक है, यहां से अगर इसकी हमें ये पता है कि ये दोलन का लोलक का दोलन काल है, ये एल एम और जी के निर्भर कर रहा है, मतलब अनुक्रमानुपाती है। लेकिन इनके अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती तो हमें ये नहीं पता। हम इनकी घात में कोई एबीसी हम लोग ले लेते हैं कि इसकी घात जो है एबीसी होगी। अब ये एबीसी कितनी कितनी संख्याएं होंगी उससे हमको कंफर्म पता लगेगा कि टी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, टी का सूत्र क्या बनने वाला है। अगर मैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आता है, आपको पता है। यहाँ पर मैंने k को नियतांक लिया है, जहां k क्या है, नियतांक। मैं ये बात क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नियतांक की विमा नहीं होती। ठीक हो गया,
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस साइड कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। अब विमाएं लिखना शुरू करता हूं मैं, जो जो भौतिक राशि मेरे पास है। टी भौतिक राशि है, एल भौतिक राशि है, एम द्रव्यमान भौतिक राशि है और जी गुरुत्वीय त्वरण भौतिक राशि। इनकी विमाएं अगर लिखने पे जाए हम, तो टी दोलनकाल की दोलनकाल की विमा क्या होगी टी, लंबाई की विमा क्या होगी एल, द्रव्यमान की विमा क्या होगी एम, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी, वही जो कि त्वरण की होती है एल टी माइनस टू। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो सपोज इसे हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। वेट अ मिनट, मैं इसे समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूं। T बराबर के एल ए एम बी जी सी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 में जो दोनों तरफ की विमाओं की हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 से इस साइड कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से देखना। टी की विमा रखता हूं सबसे पहले, तो टी की विमा है टी। के की विमा तो होगी नहीं, क्योंकि के क्या है, एक नियतांक है। एल की पावर ए, मतलब एल की जो विमा है वो है एल और इसकी घात है ए। इसके अलावा एम की घात है बी, मतलब एम की विमा एम है और उसकी घात बी है। फिर उसके बाद जी की घात सी, समीकरण 1 में देख रहे हैं ना, जी की घात सी, तो जी की विमा क्या है एल टी माइनस टू, मतलब जो राशि है उसकी जगह उसकी विमा रख देनी, और इसकी जी की घात है सी, तो मतलब एल टी टी माइनस टू की घात सी। अब यहां से हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। जब घातों की आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा एम बी एल ए सॉरी एल ए प्लस सी और टी माइनस टू सी, ये आएगा। जब आप घातों की तुलना, घातों को ऐड करोगे, समान आधार पर घातें जुड़ जाती हैं, तो आएगा एम बी एल ए प्लस सी टी टू माइनस सी। अब तुलना करेंगे हम दोनों तरफ की घातों की। तुलना करने पर इस तरफ देखो, आपके पास इस तरफ m और l तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1। क्योंकि m है नहीं, l है नहीं, सिर्फ t है और t की घात क्या है 1 है, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अब घातों की तुलना करेंगे, यहाँ m और यहाँ m की घात में क्या लिखा हुआ है b और 0, तो यहां से मुझे क्या पता लग जाएगा, b बराबर 0। ठीक है, यहाँ l और यहाँ l की घात में क्या है a प्लस सी, तो मुझे पता लग जाएगा a प्लस सी बराबर 0, और यहाँ t और यहाँ t की घात में क्या है 1, तो मतलब माइनस टू सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से c का मान आएगा माइनस 1/2। ये c का मान माइनस 1/2 मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 1/2 बराबर 0, a का मान आएगा 1/2। तो हमारा फाइनली जो है, हमारा जो मोटिव था a b और c के मान निकालना, वो हम निकाल चुके हैं। b का मान आया है 0, a का मान आया है 1/2 और c का मान आया है माइनस 1/2। ठीक हो गया, a का मान आया है 1/2, b का मान आया है 0, c का मान आया है माइनस 1/2। समीकरण 1 में मैं इन मानों को रखता हूं, समीकरण 1 में इन मानों को रखता हूं। ऊपर वाले पार्ट में कर रहा हूं मैं। ए बी तथा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन, t इज इक्वल टू के एल की घात a मतलब 1/2, m की घात b मतलब 0, g की घात c मतलब माइनस 1/2। तो जो घात माइनस में है वो नीचे आ जाएगी, मतलब g की घात ऐसे हो जाएगा 1/2। और जब दोनों की घात 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, क्योंकि दोनों की घात 1/2 है ना, और जब घात 1/2 होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, अंडर रूट लिखते हैं। ठीक है, हम उसको क्या लिखते हैं, अंडर रूट लिखते हैं। तो ये हमारे पास सूत्र है, ये हमारे पास सूत्र बना। जो हमारा क्वेश्चन था कि दोलन काल के लिए सूत्र बनाना है, तो टी दोलन काल के लिए क्या सूत्र बना, टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी, टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां के क्या है, नियतांक है। आप लिख सकते हैं कि के का मान, अब ये जो के नियतांक है इसका मान हम प्रयोग से निकालते हैं, तो प्रयोग से जो के का मान निकल के आया हमारे पास, इसको आपको याद रखना है। प्रयोग से के बराबर 2 पाई आता है, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा, टी इज इक्वल टू
2π√L/G। लास्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि की जगह 2π रखना है, उसके बाद आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, पैटर्न आप समझिए क्वेश्चन का, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बात। नोट डाउन कर सकते हैं इसे, इस पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे, फिर हम लोग दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है आपकी बुक का, अब मैं मिक्स क्वेश्चन कर रहा हूं, ये चैप्टर आपका, चैप्टर में रिलेटेड जितनी बातें थी हम कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में आपके अराउंड 33 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 30 के आसपास क्वेश्चन है। 30 के 30 क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं अपने, हमने जो मिस की चीजें देखी है पूरे चैप्टर में, हमने जो जो बातें समझी है, तो किसी भी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूं, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, ये है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.11 2.11। इसमें कहा जा रहा है धातु की आयताकार शीट है, आयताकार शीट मतलब आयताकार शीट मतलब कि रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, आयत मतलब जानते हैं आप, रेक्टेंगुलर शीट है। धातु की एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी हमें लंबाई चौड़ाई वो मोटाई दे रखी है। तो आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से। जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 4.234 मीटर एंड 1.005 मीटर एंड 2.01 मीटर। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन निकालना है। क्षेत्रफल और आयतन तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन उचित सार्थक अंकों तक हमको इसको निकालना है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सिंपली सबसे पहले जो एरिया होगा यानी जो क्षेत्रफल होगा और जो आयतन होगा उसका सूत्र हम लगा सकते हैं। सार्थक अंकों की बात लास्ट में हम करेंगे, पहले हम जो फॉर्मूला है अपना उसके ऊपर काम करते हैं। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये आयताकार शीट क्या होगी? ये होगा एक तरीके से क्यूबॉइड होगा, ठीक है, घनाभ होगा। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसे उसमें हम क्या कहते हैं 3D फिगर्स में क्षेत्रफल को पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 2LB BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। मान रख देंगे 2L की जगह L का मान रख दीजिए 4.234 इंटू B की जगह B का मान रख दीजिए 1.005 प्लस B का मान इंटू H का मान प्लस H का मान इंटू L का मान। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे पूरी मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन और उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका ये आंसर जो आएगा
ये कुछ इतना आएगा 4.2517 प्लस 0.02620 प्लस 0.08510। जब मैं इन वैल्यूज को ऐड करता हूं 0.02620 प्लस 0.08510, तो ये आता है 2 इंटू 4.36647, और जब मैं इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 8.73294। ठीक है, अभी फिलहाल इसको इतना छोड़ देते हैं। अभी हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जिसमें कि हमको क्या निकालना है, जिसमें कि हमको आयतन निकालना है, इसमें हमको वॉल्यूम निकालना है। आयतन, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो L और B और H की वैल्यूज रखेंगे और उनको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.234 इंटू 1.005 इंटू 2.01, सिंपली आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा 8.55289117। इनका मात्रक भी लिख दीजिए, सॉरी मैंने मात्रक नहीं लिखा, अभी फाइनल आंसर में लिखूंगा मात्रक। अब हमसे बात की गई है उचित सार्थक अंकों तक, तो जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा और जो आयतन होगा वो कितना आएगा, एरिया कितना आएगा एंड वॉल्यूम कितना आएगा। इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है बच्चों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कितने सार्थक अंक उपस्थित हैं। ठीक है, कितने सार्थक अंक है, तो यहाँ पर सार्थक अंक अगर हम लिखें, इनमें सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है डिजिट्स बच्चों, उसमें हम देख सकते हैं पहली जो संख्या है 4.234, 4.234, तो इसमें 4 सार्थक अंक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है 1.005, तो इसमें भी मुझे 4 सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है 2.01, तो इसमें मुझे 3 सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, 3 है। सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, 3, तो हमारा आंसर भी 3 सार्थक अंकों में होना चाहिए। तो अब यहाँ आइए, हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्षेत्रफल का ये, इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 3 अंकों में लिखना है, तो 8.7 यहाँ तक आना चाहिए, ये संख्या तक आनी चाहिए, बस इसके बाद की संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इनका पूर्णांकन करते हैं। पूर्णांकन के लिए हम क्या देखते हैं, हमको 2 के बाद की संख्याएं हटानी है। ठीक है, 2 के बाद है 9, 5 से बड़ा है, तो 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये वाला तो 3 बन जाएगा। अब इस 3 को अगर हटाना होगा हमको, तो 5 से छोटा है, तो हम इसको ऐसे ही हटा सकते हैं, एज इट इज। ठीक है, हमने पूर्णांकन भी सीखा है ना, हमने राउंडिंग ऑफ भी सीखा है, तो ये बन जाएगा सिंपली, ये 3 के आगे की जो संख्या है ऐसे ही हट जाएंगी नॉर्मली, क्योंकि 5 से छोटी है। तो हमारा जो आंसर आएगा क्षेत्रफल का वो आएगा 8.72, और यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात, 8.73, सॉरी 8.73 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवीजन चेक कर लीजिएगा एक बार बच्चों, आंसर अगर मल्टीप्लाई डिवीजन में अगर आपका आंसर गलत आएगा तो यहाँ पे आंसर जो है आपको गलत देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन केस अगर जो मल्टीप्लाई डिवाइड में छोटी मोटी गलती होगी मेरी, उसको आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। चलिए आयतन फाइंड आउट करेंगे, तो आयतन में हम देखते हैं 3 सार्थक अंक होने चाहिए, मतलब ये अंक होने चाहिए, ये वाले नहीं होने चाहिए। तो 5 के आगे वाला अंक जो है वो कितना है, 2 है, मतलब कि ये 5 से छोटा है।
ओके, सो इसको हम लोग ऐसे ही राउंड ऑफ कर लेंगे। सो इट विल बी 8.55 मीटर क्यूब, 8.55 मीटर क्यूब। ये हो गया अपना आंसर। अब ये जो क्वेश्चन था ओरिजिनली क्वेश्चन में जो संख्या थी, जो यूनिट थी, अब वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन करना है, यहाँ पर सेंटीमीटर कर देता हूं मैं। ऊंचाई कितनी है? 2.01 सेंटीमीटर। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो आप क्षेत्रफल और आयतन अपने आंसर्स चेक करके घर से लाना। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ घर से आप इसे एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।